हाँ, तो अपन एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें अपन कहाँ आ गए थे? हम्म फंक्शंस ऑफ फीटल मेम्ब्रेन पे चल रहे थे। फीटल मेम्ब्रेन के फंक्शन वैसे तो अपन ने बात कर ही ली। सबसे पहला फंक्शन तो प्रोटेक्शन का होता है कि फीटस को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, प्रोटेक्टिव फॉर फीटस, ये बता रखा है। फिर सेकंड अपन ने बात की कि इसमें क्या होती है कि लिक्वर एमनियाई यानी एमनियोटिक फ्लूइड के फॉर्मेशन में भी ये जो है हेल्प करती है। ठीक है, तीसरी, किसी भी इन्फेक्शन को ये प्रिवेंट करती है। अब चूंकि गर्भ के चारों ओर एक वॉल की तरह बना दी तो इन्फेक्शन से उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। चौथी, फैसिलिटेट सर्वाइकल डायलेटेशन। सर्वाइकल डायलेटेशन को जो है ये उसको करने के लिए जो है एक सहायक का काम करती है। कैसे करती है? जब मैं आपको लेबर की फर्स्ट स्टेज पढ़ाऊंगा, नॉर्मल लेबर की, तो उसमें क्या होता है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, सर्वाइकल डायलेट होती है। ठीक है, तो उस वक्त जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बैग ऑफ मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होने के कारण ये सर्वाइकल डायलेटेशन में भी हेल्प करेगी। ठीक है, शोज एंजाइमेटिक एक्टिविटी, कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को भी जो है शो करेगी। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रिकर्सर के रूप में भी ये काम करती है। ठीक है, जब बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर होता है ना, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन जो है इनिशिएट होता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और यूटेराइन आर्टरीज को डायलेट वगैरह करते हैं, ताकि क्या है कि जो है लेबर पेन स्टार्ट हो सके और अपने जो है डिलीवरी हो सके। तो ये यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये फीटल मेम्ब्रेन के सारे फंक्शंस हो गए। एक बार मैं वापस फीटल मेम्ब्रेन शॉर्ट में बता रहा हूँ। फीटल मेम्ब्रेन किससे बनती है? ट्रोफोब्लास्ट से। ट्रोफोब्लास्ट किसका? ब्लास्टोसिस्ट का। पहली बात किससे बनी। दूसरी बात कितनी होती है? मेनली दो होती है, कोरियोन और एमनियोन। इसके अलावा एलेंटोइस और सेकेंडरी अम्बेलिकल वेसिकल्स की भी जो अदर फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं उसमें मेनली दो होती है, एमनियोन और कोरियोन। ठीक है, एमनियोन अंदर वाली, कोरियोन बाहर वाली होती है। ये हो गई बात। फिर इसका डेवलपमेंट 12वें हफ्ते में पूरा हो जाता है। शुरू में क्या होता है, दोनों के बीच में गैप होता है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, और उसके बीच कोरियोनिक फ्लूइड भरा होता है। समय के साथ ये फ्लूइड तो हो जाता है गायब, और दोनों जो मेम्ब्रेन है वो इंटेक्ट हो जाती है। सबसे पहले एमनियोन की बात करें तो इनर होती है, एवेस्कुलर होती है, सॉफ्ट शाइनी स्लिपरी होती है और टफ होती है, और इसमें क्यूबोइडल और कोलमनर एपिथेलियम होती है। कोरियन जो होती है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, मोटी होती है। ठीक है, आउटर लेयर होती है, वेस्कुलर होती है, और इसके अंदर विलाइज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो प्रोटेक्शन का काम करती है फीटस के। ठीक है, दूसरी चीज क्या करती है कि ये जो लिक्वर एमनिया या अपना एमनियोटिक फ्लूइड के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तीसरी, सर्वाइकल डायलेटेशन में हेल्प करती है। चौथी, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है। और पांचवी जो है प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रिकर्सर के रूप में ये काम करती है। तो ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन होगी। इससे 5 नंबर से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो आता नहीं है इन जनरल, लेकिन किसी क्वेश्चन के साथ एक पॉइंट रूप में ये क्वेश्चन आ जाता है। जैसे 20 नंबर में क्वेश्चन आपको पूछा तो आपको ये बोल दिया कि हाँ इन निम्न को एक्सप्लेन कीजिए। तो उसमें पहला आपको दे दिया एमनियोटिक फ्लूइड, दूसरा दे दिया फीटल मेम्ब्रेन, तीसरा दे दिया यूट्रस, और चौथा दे दिया ओवरी। तो इन चार में से किन्हीं तीन को एक्सप्लेन करो। तो अब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या है, इस तरह से क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। मेनली इसको जो है इसकी वर्थ 5 नंबर से ज्यादा की नहीं है। फिर आता है अपना अगला टॉपिक, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है कि जो पीटल सैक, एमनियोटिक सैक अपन ने पढ़ी जो मेम्ब्रेन से बनी। एक सेकंड में आता हूँ ना, एक सेकंड चाहता हूँ, आ रहा हूँ भैया, एक मिनट।
हाँ, तो अपन कहाँ थे? अब मैं आपको बात करने वाला था एमनियोटिक फ्लूइड की। तो फ्लूइड क्या होता है? अपने जैसे जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, एक तरफ फीटस का, एक तरफ प्लेसेंटा का, एक तरफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स बन रही है, तो धीरे धीरे जो है फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। किसका? एमनियोटिक फ्लूइड का। शुरुआत में, शुरुआती स्टेज में, गेस्टेशन की स्टेज में जो होता है वो लगभग 12 हफ्ते तक, जब तक प्लेसेंटा का फुल फॉर्मेशन होता है तब तक लगभग 50 ml करीब जो है फ्लूइड इकट्ठा होता है, जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अब 12वें हफ्ते तक इधर मेम्ब्रेन बन चुकी है पूरी प्रॉपर रूप से, तो उन मेम्ब्रेन के बीच 50 ml फ्लूइड भरा होता है। धीरे धीरे इस फ्लूइड की मात्रा बढ़ती जाती है। अब इसका निर्माण कैसे होता है अपन सबसे पहले वो देखते हैं। तो जो एरो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड की ओर आ रहे हैं ना, वो मतलब बनाने में काम कर रहे हैं। और जो दूर हो रहे हैं ऑपोजिट साइड वाले, ठीक है, जैसे ये ऑपोजिट साइड वाले, ये मतलब ये एमनियोटिक फ्लूइड ऐसे कम हो रहे हैं, ठीक है। मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों देख रहे हैं अपन। अब इनकमिंग की बात करें, सबसे पहला आप देख रहे हो मैटरनल सर्कुलेशन के थ्रू आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मैटरनल सर्कुलेशन के थ्रू, यानी एमनियोटिक एपिथेलियम के थ्रू, ठीक है, और प्लेसेंटा के थ्रू यहाँ पे आ रहा है ये। दूसरा, फीटस की स्किन, फीटस का यूरिन इसके थ्रू आ रहा है, ठीक है। तीसरा, जो फीटस का लंग्स है उसके थ्रू जो है फ्लूइड का एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज मतलब आना जाना दोनों हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से मेनली इन चीजों से जो है यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, वो कम कैसे होता है? तो कुछ भाग जो है वो फीटस निगल गया, स्वेलिंग बाय फीटस, ठीक है। कुछ जो है इंट्रामेम्ब्रेनस लॉस हो गया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, जो फीटल मेम्ब्रेन है उनके द्वारा एब्जॉर्प्शन हो गया, ये हो गया। फिर कुछ जो है फीटल सर्कुलेशन में चला गया, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड। इस तरह से जो है एमनियोटिक फ्लूइड कम भी होता है। तो इस तरह मेंटेन रहता है एक नॉर्मल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रखा है। फिर जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? क्लियर फ्लूइड होता है, ठीक है। इन स्टार्टिंग इट इज कलरलेस बट एट टर्म इट इज पेल येलो और एम्बर कलर। शुरुआत में तो क्या होता है? एकदम पानी जैसा कलरलेस होता है। फिर धीरे धीरे इसमें कलर आता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखो इसमें निर्माण में कौन काम आ रहा है? फीटल यूरिन, ठीक है, लंग फ्लूइड, ये काम आ रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे करके ये जो है क्या हो रहा है? इसका कलर पेल येलो हो रहा है, मेनली यूरिन के कारण, ठीक है। फीटल यूरिन जैसे इसमें ऐड होने लगेगा ना, तो इसका कलर चेंज होने लगता है, ठीक है। अब फॉर्मेशन की बात करें तो कैसे हो रहा है? ट्रांसड्यूएशन ऑफ मैटरनल सीरम अक्रॉस द प्लेसेंटल सर्कुलेशन, कि प्लेसेंटा सर्कुलेशन के थ्रू माता का जो कुछ सीरम है, सीरम आप जानते ही हो कि ब्लड का पार्ट होता है सीरम, लिक्विड पार्ट। तो वो सीरम जो है वहां पे वो एंटर हो रहा है, ठीक है। तो उसके कारण प्लाज्मा, जिसको बोल सकते हैं अपन सीरम प्लाज्मा, तो वो प्लाज्मा एंटर हो रहा है, तो उससे बन रहा है कुछ भाग। कुछ भाग फीटल सर्कुलेशन के यानी फीटस के प्लाज्मा से बन रहा है, कुछ भाग प्लेसेंटल मेम्ब्रेन से आ रहा है, जो अपन ने बात की थी अभी, वो एमनियोन और कोरियन फीटल मेम्ब्रेन। ट्रांसड्यूएशन ऑफ फीटल प्लाज्मा थ्रू हाईली परमिएबल फीटल स्किन बिफोर इट किरेटिनाइज्ड एट 20 वीक। 20 हफ्ते से पहले तक जो है फीटस की स्किन से भी कुछ जो है लिक्विड जो है हाईली परमिएबल होने के कारण स्किन के ट्रांसड्यूस मतलब बाहर निकलता है, जो फीटल एमनियोटिक फ्लूइड में ऐड होता है। सिक्रीशन फ्रॉम एमनियोटिक एपिथेलियम, एमनियोटिक एपिथेलियम के जो थ्रू जो है सिक्रीशन होके फ्लूइड के निर्माण हो रहा है। फीटल यूरिन डेली आउटपुट एट टर्म अबाउट 400 टू 1200 ml, यानी 400 से 1200 ml डेली ऐड होता था फीटल जो उसमें। फिर फीटल लंग के द्वारा जो है कुछ कैविटी में ऐड होता है फिर एमनियोटिक फ्लूइड। तो इस तरह से जो है एमनियोटिक फ्लूइड के फॉर्मेशन के बता रखे मेथड, कि फीटस के लंग्स के द्वारा, फीटस की स्किन के द्वारा कब तक? जब तक वो पूरी तरह किरेटिनाइज नहीं होगी, मतलब 20वें हफ्ते तक। तो 20वें हफ्ते तक तो ये स्किन से भी आएगा फीटस की। फीटस यूरिन के द्वारा, इसके अलावा एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स के द्वारा, इसके अलावा प्लेसेंटा के द्वारा, इनके द्वारा जो है फीटल एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण होता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? आपको मेनली अगर इतनी लैंग्वेज याद नहीं हो ना, तो कुल मिला के आपको लिखना है प्लेसेंटा के द्वारा। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? फीटल स्किन के द्वारा। स्किन में यहाँ पे 20 वीक लिख लेना आप साथ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि केरेटिनाइज होने के बाद जो है ये सरको इसमें फीटल एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा। तीसरा, फीटल यूरिन। चौथा,
जो है लंग्स फीटस के, पांचवा जो है प्लस एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स, एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स। तो इनके द्वारा जो है यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण होता है। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बता रखा है, एट टर्म आपको मेनली याद रखना है, बाकी अगर आपको सारी वॉल्यूम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कि 12 हफ्ते पर जो है एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम कितनी होती है, 50 ml। ठीक है, 12वें हफ्ते पर। 20 हफ्ते पर 400 ml हो जाती है, और 36 से 38 हफ्ते पर 1 लीटर। ठीक है, और एट टर्म यानी 38 से 40 वीक्स में जो है ये मात्रा 600 से 800 ml होती है। ठीक है, और पोस्ट टर्म, अगर टर्म पीरियड निकल गए, 40 हफ्ते या 42 हफ्ते निकल गए, उसके बाद भी अगर डिलीवरी नहीं हुई, तो धीरे धीरे करके जो है एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम होती जाती है, तो वो 200 ml रह जाती है। इसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। ठीक है, तो ये वॉल्यूम्स हो गई। मेनली इसमें आपको क्या याद रखनी है, टर्म पे प्रेगनेंसी पे 600 से 800 ml वॉल्यूम होती है। ठीक है, फिजिकल फीचर देखे तो पीएच इसका होता है स्लाइटली अल्कलाइन। जो ब्लड का पीएच होता है, चूंकि इसमें प्लाज्मा जा रहा है ना, तो जो ब्लड का पीएच होता है वही इसका होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसमें 7.3 से 7.4 पीएच होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ऑस्मोलैरिटी 25 मोल पर लीटर, याद हो तो ठीक है, लेकिन इसका आपको पीएच याद रखना है। ठीक है, कंपोजिशन की बात करते हैं अब, कि कंपोजिशन बना किससे होता है। तो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी आइडेंटिकल टू प्लाज्मा। अब मैंने कही ना फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी मतलब शुरुआती जो 3-4 महीने तक है, तब तक इसमें क्या है कि यूरिन ऐड नहीं होता फिटस का ज्यादा, इसलिए कलरलेस होता है और एकदम प्लाज्मा की कंसिस्टेंसी वाला होता है। इन लेटर प्रेगनेंसी वेरी मच अल्टर्ड ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ फीटल यूरिनरी मेटाबोलाइट्स, कि फीटस का यूरिन वगैरह ऐड होने से इसका जो है पूरा टेक्सचर ही बदल जाता है, पूरा कलर वगैरह सब बदल जाता है। कंपोजिशन की बात करें तो 1 से 2% इसमें सॉलिड होता है, बाकी 98 to 99% वाटर होता है। सॉलिड में क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं और सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक क्या होते हैं, प्रोटीन, ठीक है, एनपीएन, यूरिक एसिड, ठीक है, ग्लूकोज, हॉर्मोन्स जैसे प्रोलैक्टिन हो गया, इंसुलिन हो गया, रेनिन हो गया, यूरिया, लिपिड, क्रिएटिनिन, ये जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक जैसे मिनरल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, ये जो है इनऑर्गेनिक हो गए। सस्पेंडेड पार्टिकल्स इंक्लूड लेग्नो, लेंगो, लेंगो क्या होता है, LANGO, लेंगो होता है किसके, फीटस के छोटे छोटे बाल, रोम, फीटस के छोटे छोटे रोम को लेंगो बोला गया। ठीक है, और सेल्स, फीटस की जो डेड सेल्स वगैरह हो गई, ठीक है, वो सब जो है किसमें आ गए, सस्पेंडेड पार्टिकल में। ठीक है, तो ये अपने इसके कंटेंट्स हो गए। सॉलिड में क्या हो गया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड पार्टिकल में लेंगो हो गया, लेंगो क्या होता है, छोटे छोटे रोम फीटस के। इसके अलावा जो अपने सेल्स वगैरह होगी, डेड सेल्स वगैरह फीटस की, वो आ गई। ठीक है, इनऑर्गेनिक में आयरन मिनरल्स आ गए सारे, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये। और ऑर्गेनिक में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ठीक है, प्रोटीन, एनपीएन, ग्लूकोज, हॉर्मोन्स, ये ऑर्गेनिक में हो गए। तो इस तरह से इसके कंटेंट पूरे हुए। अब बात करते हैं एबनॉर्मेलिटी की। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा पता करते हैं। और क्या क्या एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, कलर के अकॉर्डिंग होती है एबनॉर्मेलिटी इसमें। पहला हो गया मेकोनियम स्टेन्ड, यानी ग्रीनिश कलर का, कि अगर बच्चे को जो है अपना एमनियोटिक फ्लूइड है वो ग्रीन कलर का हो, तो मतलब उसमें मानना है कि मेकोनियम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो चीज हो गई। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं गोल्डन कलर। ठीक है, गोल्डन कलर क्या होता है, कब होता है, जब RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है। ठीक है, RH इनकम्पैटिबिलिटी के कारण जो है गोल्डन कलर का हो जाता है। अच्छा, अब आपके सवाल मन में सवाल आ रहा होगा मेकोनियम क्या होता है। तो मेकोनियम क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि एक तो फर्स्ट फीटल स्टूल को बोलते हैं मेकोनियम। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो फीसेस करता है ना अपना फीटस, उसको मेकोनियम बोला जाता है न्यूबॉर्न के द्वारा। ठीक है, तो मेकोनियम कई बार क्या होता है कि फीटस जो है वो उसका एक्सक्रीशन पहले ही हो जाता है, डिलीवरी से पहले ही। ठीक है, तो उसके चक्कर में वहां पे मेकोनियम जो है प्रेजेंट रहता है ऑलरेडी, तो मेकोनियम स्टेन्ड हो गया। ठीक है, गोल्डन कलर मैंने बताई दिया, RH इनकम्पैटिबिलिटी के केस में गोल्डन कलर होता है। ठीक है, फिर आता है ग्रीनिश येलो, अगर पोस्ट मैच्योरिटी हो गई, यानी पोस्ट मैच्योरिटी का मतलब है कि
जो प्रोलॉन्ग्ड लेबर होता है या फिर अपना जो डिलेड लेबर होता है या पोस्ट टर्म लेबर होता है, यानी 42 हफ्ते हो गए अभी तक डिलीवरी नहीं हुई, तो पोस्ट टर्म के केस में जो है अपने ग्रीनिश येलो पाया जाता है। इसके अलावा डार्क कलर हेमोरेज की निशानी है कि अगर हेमोरेज हुआ है किसी तरह का, तो यहाँ पे डार्क कलर या डार्क ब्राउन कलर का जो है, डार्क रेड कलर का जो है यहाँ पे अपने ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, फिर आता है आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन फिटल डेथ। इस केस में जो है डार्क ब्राउन कलर का होता है। यही अपन ने लिख रखा है आगे कि ग्रीनिश येलो पोस्ट मैच्योरिटी। डार्क कलर का कब होता है? जब कोई हेमरेज वगैरह हो गया हो। और डार्क ब्राउन जिसको टोबैको जूस बोलते हैं, तो उस कलर का अगर हो जाता है तो मतलब इंट्रा यूटेराइन फिटल डेथ का इंडिकेटर है वो। ठीक है, तो ये अपने एमनियोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मेलिटीज होगी कलर के अकॉर्डिंग। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं, क्या क्या फंक्शन करता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर। अब चूंकि फ्लूइड भरा हुआ है, उसके बीच में गर्भ होता है, तो कोई अगर आघात लगा भी, किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ भी, तो चांसेस रहते हैं फीटस के सरवाइव करने के या बचने के। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो झटका था माता को जो हुआ, जैसे मान लो कहीं गिर गया, ऐसा कुछ हो गया कंडीशन, या किसी बड़ी चीज के टकरा गए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो जो शोक लगता है, उस पर झटका लगता है, वो झटका कौन एब्जॉर्व कर लेता है? वो फ्लूइड एब्जॉर्व कर लेता है। दूसरा, मेंटेन द इवन टेम्परेचर, कि अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम जो है ये करता है। तीसरा, द फ्लूइड डिस्टेंस द एमनियोटिक स्लैक एंड देयर बाई अलाउस फॉर ग्रोथ एंड फ्री मूवमेंट ऑफ फीटस। अब चूंकि लेटर प्रेगनेंसी के दौरान पेट बढ़ता है ना माँ का, तो वही है, वो जगह प्रोवाइड करवाने का काम करता है ताकि फीटस जो है प्रॉपर मूवमेंट कर सके, ठीक है, लात मार सके, तो वो चीज। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू इज नेग्लिजिबल बिकॉज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड सॉल्ट कंटेंट, हाउएवर वाटर सप्लाई टू फीटस इज क्वाइट एडिक्वेट। अब क्या है कि अभी अपन ने पढ़ा एमनियोटिक फ्लूइड का, जो अपन ने चार्ट पढ़ा था उसमें, कि कुछ पार्ट जो है 400 से 700 ml वो फीटस द्वारा स्वेलो कर लिया जाता है, निगल लिया जाता है। तो ये वो उस वक्त वाटर कंडीशन जो होती है, जैसे तृष्णा की कंडीशन ना हो, मतलब उसको डिहाइड्रेशन ना हो फीटस को, तो उस कंडीशन में थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है, बाकी इसमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। लेबर के दौरान इसका क्या रोल है एमनियोटिक फ्लूइड का? तो वो ये एमनियोटिक बैग ऑफ मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है, तो उसमें वो जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर होता है ना, तो ये फ्लूइड एकदम से निकलता है। फ्लूइड निकलने का मतलब है कि अब कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो ये इंडिकेटर है डिलीवरी का। इसके अलावा द एमनियोन एंड कोरियोन आर कंबाइंड टू फॉर्म हाइड्रोस्टेटिक वेज विच हेल्प इन डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। कि हाइड्रोस्टेटिक मतलब पानी के दबाव के कारण जो है यहाँ पे एक वेज बन गया। वेज मतलब जैसे उसको खोलने वाला, ठीक है, डायलेट करने वाला। तो सर्विक्स क्या है, इसके प्रेशर के कारण डायलेट होती है। ठीक है, ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन इट प्रिवेंट्स मार्क्ड इंटरफेरेंस विद प्लेसेंटल सर्कुलेशन सो लॉन्ग एज द मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट। कि भाई अब लेबर के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अगर प्लेसेंटा पहले ही सेपरेट ना हो जाए, इसके लिए भी ये हेल्प करता है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका फंक्शन हो गया। तीसरा, इट गार्ड्स अगेंस्ट अम्बेलिकल कॉर्ड कंप्रेशन, कि अम्बेलिकल कॉर्ड को कंप्रेस होने से भी ये बचाने की कोशिश करता है। इट फ्लशेज द बर्थ कैनाल एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर by its aseptic and bactericidal action protects the fetus and prevent ascending infection to the uterine cavity। अब क्या होता है, ये फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के दौरान क्या होता है कि एकदम बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर होता है, तो उसके रप्चर होने से एकदम पानी जो है फ्लो करके फ्लश हो जाता है, पूरा बाहर निकल जाता है। और वो बाहर निकलते वक्त उस पूरे ट्रैक्ट को यानी बर्थ कैनाल को साफ कर देते हैं। क्यों? अपने एसेप्टिक या एंटीसेप्टिक गुण के कारण, ठीक है, और बैक्टीरियोसाइडल गुण के कारण। तो इस प्रकार से एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब आता है अपने क्लिनिकल, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक आपने प्रोसेस सुनी होगी एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, कन्या भ्रूण की जांच करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं, वो पढ़ा है ना आपने, एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं वो। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस, इसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का एक पार्ट छोटा सा है ना, सिरिंज के थ्रू पार्ट निकालते हैं। ठीक है, उस फ्लूइड की जो है लैब टेस्ट करते हैं। लैब टेस्ट में क्रोमोसोमल टेस्ट भी होता है, सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसके प्रोटीन वगैरह सब टेस्ट। उन टेस्टों के बाद ये पता लगा जाता है कि जो है इसको कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, जैसे एक्सो टर्नर सिंड्रोम, XXY क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ट्रिपल एक्स सुपर वुमन, ठीक है, XXY सुपरमैन,
ठीक है। सुपरमैन मतलब सुपरमैन वाला सुपरमैन नहीं, सुपर मेल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो हो गई। या किसी और तरह की जो है अपने कायिक जो गुणसूत्र हैं उनमें किसी तरह की, जैसे 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो गई, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, इस प्रकार के जो अगर रोग हो जाते हैं तो उनका इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही पता करने के लिए, सिकल सेल एनीमिया हो गया उसका पता करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिन बीमारियों का इलाज हो सकता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, भाई जेनेटिक चेंजेस करने हो वो कर सके अगर वैज्ञानिक वगैरह, डॉक्टर वगैरह, तो उस तरह से बचाया जा सकता है बच्चे को। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। बाकी यूज इसको किस तरह से करते हैं, कन्या भ्रूण की जांच करने के लिए, तो इसलिए इलीगल हो गया समय के साथ। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है, स्टडी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेलबींग एंड ऑफ आल्सो मैच्योरिटी ऑफ फीटस, कि फीटस की एज वगैरह ये सब पता करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है और उसकी वेलबींग को भी चेक किया जाता है। इन द प्रोसेस एमनियोटिक फ्लूइड एस्पायर्ड विद द हेल्प ऑफ नीडल। इंट्रायूटेराइन लाइफ में फीटस में पाई जाने वाली किसी भी जेनेटिक या पैथोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी को जानने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। बेस्ट पीरियड क्या होता है इस टेस्ट को करने का, 13 से लेके 15 हफ्ते तक का, मतलब 13 to 15 वीक के बीच में है जो बेस्ट रहता है इसको चेक करना। क्यों? क्योंकि इस दौरान जो है जेनेटिकली जो है उसमें अगर कुछ इंप्रूवमेंट की संभावना आती है वो इस टाइम ही होती है। जब एक बार सारे अंग प्रत्यंग वगैरह विकसित हो गए तो उस एबनॉर्मेलिटी को अपन वापस बदल नहीं सकते। ठीक है, इसलिए ये बताया गया है। फिर इंट्रा एमनियो, और दूसरी बात ये और है कि अगर कोई एबनॉर्मेलिटी ऐसी है जिसके साथ बच्चे के जीने की संभावना बहुत कम रहती है, जैसे कि डाउन वो टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम मेनली, जिसमें बच्चा जनरली जीता नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, अगर उसका अबॉर्शन कराना चाहे पेरेंट्स तो वो भी पॉसिबल होता है, इसलिए 13 से 15 हफ्ते कहा गया है इसमें। ऐसे तो आगे भी चेक कर सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड तो पूरी टर्म तक रहता है, लेकिन यूजफुल कब तक रहता है, जब तक आप अगर अबॉर्शन की जरूरत पड़े तो अबॉर्शन भी करा सको, इसलिए 13 से 15 हफ्ते बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, intra-amniotic instillation of chemicals is used as a method of induction of abortion। कई बार क्या होता है, अबॉर्शन के लिए जो है सपोजिटर वगैरह दे देते हैं या कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन दे देते हैं, सीरिंज के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड में ही डाल देते हैं जिससे बच्चा अंदर ही गल के मर जाता है। ठीक है, तो वो भी एक मेथड हो गया। फिर एक्सेस और लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्वर एमनी इज असेस्ड बाय एएफआई, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। In AFI, maternal abdomen is divided into quadrants, taking the umbilicus, pubic symphysis, the fundus as the reference points. With USG, the largest vertical pocket in each quadrant is measured and then summoned. Summoned मतलब उनको जोड़ा जाता है इन चारों क्वाड्रेंट्स को, और फिर इनकी जो है टोटल AFI वैल्यू चेक की जाती है। इतनी डिटेल आपकी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, आपको बस ये जानना है कि एक AFI टेस्ट किया जाता है जिससे अपन किसकी जांच करते हैं कि भाई एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज्यादा है कि कम है कि सामान्य है। ठीक है, 5 से 25 सेंटीमीटर तक अगर ये वैल्यू रहती है तब तो नॉर्मल मान जाती है, 5 से कम होने पर ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, और 25 से ज्यादा होने पर पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन होती है। ठीक है, इसके अलावा रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन विद ड्रेनेज ऑफ लिक्वर इज हेल्पफुल मेथड इन इंडक्शन ऑफ लेबर। अब क्या होता है जब मेम्ब्रेन रप्चर होती है और ये जो है फ्लूइड निकलता है ना, तो फ्लूइड का अपन ने एक फंक्शन पढ़ा था, क्या करता है कि ये जो है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प कराते हैं, तो लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर में भी ये काम करता है। तो इस तरह से इसके फंक्शन हो गए। एक बार मैं एमनियोटिक फ्लूइड शॉर्ट में बताता हूँ। एमनियोटिक फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड, कहाँ भरा होता है, ये दो एमनियोटिक मेम्ब्रेन के बीच में, मतलब पूरा उसके अंदर। ठीक है, ये फ्लूइड कितना होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 12 हफ्ते पे 50 ml, और टर्म प्रेगनेंसी पे 600 से 800 ml, और पोस्ट टर्म 200 ml रह जाता है। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मली शुरुआती स्टेज में, अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में कलरलेस होता है, और लेटर प्रेगनेंसी के दौरान ये पेल येलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूरिन सब्सटेंस मिलने के कारण। अच्छा, अब इसका निर्माण किन किन से होता है, भाई फीटस के लंग्स से हो सकता है, फीटस की स्किन से हो सकता है, स्किन से कब तक, 20वें हफ्ते तक। इसके अलावा फीटस के यूरिन से हो सकता है, इसके अलावा मैटरनल प्लेसेंटा से हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अम्बेलिकल कॉर्ड या एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स के थ्रू भी इसका फॉर्मेशन हो सकता है। कंटेंट्स की बात करें तो वही 2 से 3% तो इसमें होता है सॉलिड कंटेंट, बाकी सारा लिक्विड कंटेंट होता है। सॉलिड में भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड पार्टिकल में लेन्यूगो और जो अपने डेड सेल्स वगैरह थी वो। ठीक है,
ऑर्गेनिक में क्या हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, प्रोटीन, ग्लूकोज, ये हो गए। इनऑर्गेनिक में सारे मिनरल्स हो गए, क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम वगैरह। ठीक है, ये कंटेंट हो गए। फंक्शंस की बात करें तो शॉक एब्जॉर्बर हो गया, ठीक है, और इंडक्शन ऑफ लेबर करने वाला हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन करने वाला हो गया। ठीक है, इसके अलावा बच्चे को फ्री मूवमेंट हो सके उसके लिए हेल्प करने वाला हो गया। ये इसके फंक्शन हो गए। फिर इसकी जो है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, एमनियोसेंटेसिस पढ़ी अपन ने, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो है सीरिंज के थ्रू निकालते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, देखते हैं कोई जेनेटिकल या पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है या नहीं। बेस्ट टाइम 13 से 15 हफ्ते होता है करने का, वो मैं बता चुका क्यों जरूरी होता है 13 से 15 हफ्ते। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने AFI की बात की थी। AFI क्या है, एक वैल्यू होती है 5 से 25 के बीच नॉर्मल होती है, 5 से कम में ओलिगो और 25 से ज्यादा में पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन होती है। इसमें क्या करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है या कम है, इसकी जांच करते हैं। ठीक है, तो ये अपने हो गया एमनियोटिक फ्लूइड। अच्छा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मैं मॉडर्न थोड़ा तेज तो नहीं पढ़ा रहा? तुम बता देना कुछ चीज समझ नहीं आया तो, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये चाहिए कि तुम लोगों को आए चीजें समझ में। नहीं आ रही तो मैं और तरीका सुधारूंगा भाई अपना, बट मुझे बताना जरूर। वापस समझाना है कुछ? समझ में आ गया सारा? अब नेक्स्ट संडे ना मैं आपका एक वाइवा लूंगा। ठीक है, जितना मतलब आपको सैटरडे ऑफ कर दूंगा मैं, चाहे सैटरडे को पढ़ लेना, आप संडे को पढ़ लेना। संडे की इवनिंग क्लास लूंगा मैं नेक्स्ट। उसमें मैं आपसे जितना मैं तब तक पढ़ा दूंगा। शायद गर्भ विज्ञान अपना कंप्लीट हो गया आज। ये गर्भ लिंगोत्पत्ति और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ये गर्भ विज्ञान भी आज कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज तो नहीं, नेक्स्ट संडे आपसे पूछूंगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, अभी पढ़ना शुरू कर दो। मैं नहीं चाहता आप में से किसी के भी नंबर कम रहे। एटलीस्ट पेपर जब तुम करो ना तो तुम्हें ये सेटिस्फेक्शन हो मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, हाँ, अब कुछ टॉपिक और बचे हैं अपने मिसलेनियस जो छोटे छोटे हैं। सबसे पहले वो देखते हैं अपन, गर्भ लिंगोत्पत्ति, मतलब गर्भ का सेक्स निर्धारण। तो अपने मॉडर्न में आप पढ़ते हो डबल एक्स क्रोमोसोम होता है तो क्या होता है? और XY होता है तो? ठीक है। अब आयुर्वेद इस तरह की बातें नहीं करता। आयुर्वेद कहता है कि जो कुछ हो रहा है अपने, वो सब वायु के कंट्रोल में हो रहा है। वायु ही क्या है? नियंता प्रणेता सब वायु है। तो वो क्या करती है कि गर्भ में जाती है, और जब वो गर्भ में जाती है तो अगर डिवाइड करने पर शुक्र बाहुल्य होता है तो पुरुष बनता है, स्त्री आर्तव बाहुल्य होता है तो स्त्री बनती है, और दोनों समान अवस्था में होता है तो नपुंसक बनता है। अब यहाँ पे वो XY तो जानते नहीं थे, तो ये आप मान सकते हो कि शुक्र बाहुल्य मतलब शुक्र बाहुल्य क्या मान सकते हैं अपन? वाई क्रोमोसोम को। ठीक है, और आर्तव किसको मान सकते हैं? एक्स क्रोमोसोम को। आर्तव बाहुल्य मतलब डबल एक्स, और शुक्र बाहुल्य मतलब XY। तो ये अपने एक तरह से अपन कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो शुक्र बाहुल्य होगा तो पुरुष बनेगा, आर्तव बाहुल्य होगा तो स्त्री बनेगी, और दोनों समान मात्रा में होंगे उस जाइगोट में प्रेजेंट, तो वो क्या होगा? नपुंसक होगा। ये गर्भ लिंगोत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला आता है गर्भ अवयव उत्पत्ति। अवयव मतलब कौन सा ऑर्गन सबसे पहले उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो प्रथम अंग शिर की उत्पत्ति किसने बताई? कुमार शिरा भारद्वाज और शौनक ने। ठीक है, तो ये आ गया आपको। ठीक है, तो कुमार शिरा भारद्वाज और शौनक ने शिर की प्रथम उत्पत्ति बताई है। कृतवीर्य और कांकायन ने हृदय की उत्पत्ति को सर्वप्रथम बताया है। फिर धन्वंतरी आत्रेय यानी सुश्रुत और चरक संहिता क्या बोलते हैं? सर्वांग का एक साथ विकास बोलते हैं। और काश्यप ने जो है नेत्रों की सबसे पहले उत्पत्ति बताई है। ठीक है, तो आपको चरक सुश्रुत तो इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, मेन आती है बात इनकी। तो ये पूछा तो नहीं गया क्वेश्चन पर आपके सिलेबस में, इसलिए मैंने आपको ये इससे मेंशन कर दिया कि हाँ ये ऐसे होता है। अब अपन बात करते हैं कि भाई सुश्रुत के अनुसार अंगोत्पत्ति कैसे हुई है। यकृत प्लीहा, ये क्या होता है? गर्भ के रक्त से। इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है। रक्त व स्रोतसों का जो है स्थान क्या होता है? रक्त व स्रोतस कौन से है? रक्तवाहनाम स्रोतसम। बिल्कुल,
यकृत मूलम प्लीहा छे, तो ये याद हो गया। अब फुफ्फुस और फेन एक जैसे वर्ड लग रहे हैं, फुफ्फुस फेन, ठीक है, या रफ्फू याद कर लिया, ठीक है। रक्त के फेन से क्या होता है, फुफ्फुस का निर्माण, ठीक है। फिर उंडुक, उंडुक किससे होता है, रक्त के मल से, तो मरु मर मऊर याद कर सकते हो, मोर को, ठीक है, मऊर, तो मैं ऊर है, ठीक है। उंडुक किससे होता है, रक्त के मल से, ठीक है, उंडुक हो गया। फिर आंत्र गुदा व बस्ती, ये किससे होते हैं, श्लेष्मा व रक्त के प्रसाद भाग से द्वारा, पित्त के द्वारा पाचन से, यानी श्लेष्मा और रक्त से जो है ये उत्पन्न होते हैं मेनली, और पित्त के द्वारा इनका पाचन होता है। कौन कौन से, आंत्र, गुदा और वस्ती, ठीक है, ये हो गया। फिर आता है जिह्वा, जिह्वा कफ रक्त मांस के सार भाग से जो है उत्पन्न होती है, कफ रक्त और मांस के सार भाग से उत्पन्न होती है। अब जिह्वा के अपन देखें स्ट्रक्चर, तो जिह्वा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, तो मांस आ गया इसमें, ठीक है। इसके अलावा जिह्वा किसका स्थान होती है, कौन से दोष का स्थान है जिह्वा, कौन सा कफ, 5 भेद होते हैं कफ के, तो वैसे अभी ये ट्रिक समझने के लिए ठीक है कफ का, लेकिन बोधक कफ का होती है, ठीक है। तो कफ का स्थान है, मांस का हो गया। अब जिह्वा कैसी होती है, हल्की पिंकिश रेड कलर की होती है, नॉर्मल साफ सुथरी जीभ की बात करो मैं यहाँ पे, वो नहीं जिन्होंने दिनों तक ब्रश नहीं किया हो, ठीक है। तो साफ सुथरी जीभ कैसी होती है, लाइट पिंकिश कलर की होती है। पिंक क्यों होगी, रेड के कारण, खून होगा उसमें तभी तो होंगी। तो इसलिए यहाँ पे कफ रक्त मांस आपको याद रह जाएगा जिह्वा का। वृक्क, रक्त व मेद के प्रसाद भाग से। अब मेद के जो है, आप मेद व स्रोतस के बताओ कौन कौन से थे। बिल्कुल, तो मेद आ गया आपको समझ में, वृक्क के साथ आपको रिलेट कर लोगे। इसके अलावा वृक्क में जो है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, बनता है, जो ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आरबीसी फॉर्मेशन में। अगर इरिथ्रोपोइटिन प्रॉपर नहीं बने तो उसको एनीमिया हो जाता है पेशेंट को। जो किडनी पेशेंट होते हैं ना, उनमें हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक की जरूरत पड़ जाती है, जो क्रॉनिक किडनी पेशेंट होते हैं। तो ऐस तो ऐसी स्थिति में आपको ये याद हो जाएगा, वृक्क रक्त और मेद के प्रसाद से। समझ में आ गया कैसे हुआ। अब बता वृषण, वृषण क्या होता है, रक्त मांस मेद व कफ के प्रसाद भाग से। इसको याद करने का क्या तरीका है कि जो मेल्स हैं उनमें इरेक्टाइल जो होते हैं, अपने जो है इरेक्टाइल पार्ट होता है उपस्थ उपस्थ, ठीक है। तो इरेक्ट का क्यों होता है, ब्लड सर्कुलेशन होने के कारण, तो रक्त याद हो गया उससे। मांसल स्ट्रक्चर होती है, तो मांस याद हो गया। फिर मेद, मेद क्या होता है कि जो लोअर पार्ट होता है ना, लोअर एब्डोमेन, उसमें बहुत ज्यादा कलेक्शन होता है मेद का। जैसे कि वृक्क के पास जो है वहां कलेक्शन होता है, पीछे कलेक्शन होता है मेद का, ठीक है, फैटी टिश्यूज का। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से मेद याद हो जाएगी। कफ, कफ शुक्र के जो है समान गुण होते हैं, कफ के समान, तो कफ ऐसे याद कर लोगे। तो इस वृषण क्या हो गया, रक्त मांस मेद और कफ के प्रसाद भाग से उत्पन्न हो गया। हृदय, हृदय का होता है रक्त और कफ के प्रसाद भाग से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हृदय में वैसे तो वात का भी स्थान होता है, पित्त का भी होता है, कफ का भी होता है, लेकिन जो जीवन बल देने वाला कौन होता है, ओज कौन होता है, कफ होता है। जैसे काश्यप की बात करें तो काश्यप ने श्लेष्मिक ओज दिया है, ठीक है। तो कफ यहाँ पे आपको ऐसे याद हो जाएगा। बाकी ब्लड सर्कुलेशन किस में होता है, हृदय में, तो रक्त आ जाएगा। रक्त और कफ के प्रसाद भाग से हृदय का निर्माण होता है। पेशी, मेद के स्नेह लेकर सिरा स्नायु को रूप देना, आशयों की उत्पत्ति, यानी प्रोडक्शन का काम कौन कर रहा है, पित्त युक्त वायु, ठीक है, पित्त के कारण हो रहा है सब, क्योंकि एंजाइम वगैरह ही तो करते हैं फॉर्मेशन का काम, डेवलपमेंट का काम। तो यहाँ पे पित्त युक्त वायु। तो इस तरह से अपन को अंगोत्पत्ति समझ में आ गई। समझ में आ गई उत्पत्ति, यकृत प्लीहा रक्त से, ये आपको समझ में आ जाएगा, स्रोता से याद कर लेना। फुफ्फुस, रक्त के फेन से, फुफ्फुस फेन, फफ याद हो जाएगा। उंडुक, मोर से याद कर लेना कि रक्त के मल से जो है ऊ उंडुक हो रहा है, ठीक है। आंत्र गुदा बस्ती, ये श्लेष्मा और रक्त के प्रसाद भाग से पित्त के द्वारा पाचन से, ये आपको याद करना पड़ेगा। जीभ मैंने बताई थी पिंकिश कलर के होने के कारण रक्त, ठीक है, मांसल होने के कारण मांस, और बोधक कफ का स्थान होने के कारण कफ। तो कफ रक्त और मांस की कार्य प्रसाद भाग से उत्पन्न होती है। वृक्क, वृक्क मैंने बताया था कि मेद व स्रोतस का स्थान होता है, प्लस जो है आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो रक्त व मेद के प्रसाद भाग से वृक्क बन रहा है। वृषण का मैंने बताया था, इरेक्ट और इरेक्टाइल ऑर्गन होता है इसमें, तो क्या होता है, मांसल और रक्त का तो समझ में आ गया इसमें। मेद, लोअर एब्डोमेन में जो है वहां पे फैटी टिश्यू ज्यादा होते हैं, तो इसलिए मेद का समझ में आ गया। और कफ,
कफ और शुक्र के समान गुण होते हैं, कफ आ गया। तो इस तरह से आप ये याद कर लोगे। हृदय का रक्त और कफ मैंने बता ही दिया, ठीक है। ओज और उससे समझ सकते हो, ब्लड सर्कुलेशन से। बाकी सब चीजें पित्त युक्त वायु से बनती है, ठीक है। तो ये होगी अपनी गर्भ अवयव उत्पत्ति। अब आती है अगली अपनी गर्भ वर्णोत्पत्ति। वर्ण की उत्पत्ति क्या होती है कि मेनली जो है अग्नि यानी तेज धातु जो है अपनी, वो वर्णोत्पत्ति में प्रधान होती है। उसके अलावा एडिशनल जो वह काम करते हैं वो अलग अलग वर्ण बनते हैं। जैसे गौरवर्ण, गोरा कैसे बनता है, जल प्रधान तेज धातु से, ठीक है। कृष्ण वर्ण यानी काला, पृथ्वी प्रधान से काला होता है। कृष्ण श्याम, ये क्या होता है, पृथ्वी प्लस आकाश प्रधानता से। और गौर श्याम, गौर किसके कारण था, जल, श्याम किसके कारण था, आकाश, तो जल और आकाश, ठीक है। तो गौर तो हो गया जल प्रधान से, कृष्ण होगा पृथ्वी प्रधान से, कृष्ण श्याम होगा पृथ्वी प्लस आकाश प्रधान से, और गौर श्याम वर्ण हो गया जल और आकाश से, ठीक है। इसके अलावा कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं गर्भिणी जिस महाभूत वाला जो है अन्न सेवन करेगी, उसी का अकॉर्डिंग उसके बच्चे का कलर होगा, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक ये हो गया। अब एक बार वापस ज्वाइन करना है, गर्भ की विकृति आखिरी टॉपिक है आज का, ये कंप्लीट कर ले ताकि गर्भ विज्ञान अपना कंप्लीट हो जाएगा। या कल करें, आज के लिए अगर आपको लोड पड़ रहा है तो बताओ।